Hello everyone, this is Rashmi. Welcome to this session. So as you know, whenever we prepare for any competitive exam, it is very important कि हम उसके previous year questions के pattern को समझें और इस pattern के according ही हमारी preparation करें. So you know कि MS set एक बार postpone हो चुका है. अब now it is going to conduct on September month. So what I am doing, I am going to provide you the solution of previous year question paper. Here we will discuss all the previous year question paper like 2025, 2024. So एक हमारा ये सीरीज रनिंग रहेगा. यहाँ पर आज मैंने पार्ट 1 तैयार किया है. आई हैव सेलेक्टेड सम क्वेश्चन दैट आर रिपीटेड. कई बार इनके कॉन्सेप्ट पूछे जाते हैं. सो आई होप दिस सेशन इज गोइंग टू बी हेल्पफुल फॉर यू. एंड अनदर थिंग इज दैट कि what I have done, I have already provided practice series for the MS set. So जो ये प्रैक्टिस सीरीज है इट इज रनिंग ऑन माय अनदर चैनल दैट इज द नेट सेट गुरु. तो द नेट सेट गुरु पर यदि आप जाकर चेक करेंगे तो हमने सब्जेक्ट वाइज एमएस सेट के लिए ऑलरेडी प्रैक्टिस सेशन कंडक्ट किए हुए हैं. अभी भी प्रैक्टिस चल रही है जहां हम ऑल सेट पीवाईक्यूज को सॉल्व कर रहे हैं फॉर द एग्जाम प्रिपरेशन. सो व्हाट यू कैन डू, यू कैन एनरोल फॉर दिस कोर्स and subscribe this channel and join these practice session daily at 9:15 p.m. and we have one more session at 6:30 p.m. so ये दोनों सेशन यदि आप प्रैक्टिस कर लेते हो that is more than sufficient for your preparation. So I believe कि these session are going to help you. And if you are new to the channel को सब्सक्राइब कर लीजिए. फॉर द पीडीएफ आप ज्वाइन कर सकते हैं टेलीग्राम चैनल. फॉर द यदि आप टेलीग्राम पर अवेलेबल नहीं है तो आप ज्वाइन कर सकते हैं मेरा व्हाट्सएप ग्रुप. तो दोनों का यहाँ पर आपको क्यूआर कोड दिया है. व्हाट इज कन्वीनियंट, जो भी आपको कन्वीनियंट लगता है स्क्रीन को स्टॉप करिए और कंटिन्यू करिए. एक अपडेट ये है कि इफ यू आर प्रिपेयरिंग फॉर एनी अदर एग्जामिनेशन देन ऑल्सो यू कैन ज्वाइन दीज प्रैक्टिस सीरीज. ओके, करेक्ट. And if you are preparing for MPPSC Assistant Professor Examination, then the mock test series is available on my platform that is Rashmi@Jarib Guru. And if you are preparing for UGC NET December 2026 या फिर किसी भी सेट एग्जाम की प्रिपरेशन कर रहे हैं, सो आई हैव अ रिकॉर्डेड कोर्स फॉर यू जहां आप अपने पेज पर आप लर्निंग कर सकते हो. इट इज अवेलेबल एट द नॉमिनल प्राइस विद 6 month वैलिडिटी. और यदि एग्जाम पोस्टपोन होता है तो डेफिनेटली आई विल इंक्रीज दिस वैलिडिटी विदाउट एनी चार्जेस. सो आप इस कोर्स को एनरोल कर सकते हो फॉर योर प्रिपरेशन. करेक्ट. तो चलिए MS सेट 2025 से स्टार्ट करते हैं और इस तरीके के सेशन आगे आते रहेंगे. व्हाट यू हैव टू डू, सिंपली सब्सक्राइब द चैनल और वीडियो को लाइक कर देना है. चलिए तो स्टार्ट करें आज का सेशन. हियर वी हैव, ओके, थोड़ा सा एडजस्टमेंट. ओके, सो लेट्स गो. हियर वी हैव द फर्स्ट क्वेश्चन. पहला क्वेश्चन क्या दिया गया है यहाँ पर देखिए. डेटाबेस मैनेजमेंट सिस्टम से a set of one or more attribute which taken collectively allow us uniquely identify an entity in the entity set is called primary key, foreign key, super key और candidate key. This is the question from MS set 2025. तो देखिए सिंपली वन और मोर एट्रीब्यूट की बात की जा रही है दैट अलाउ टू यूनिकली आइडेंटिफाई द एंटिटी. एंड दिस इज द डेफिनेशन ऑफ सुपर की, है ना. सुपर की, वाई सुपर की. भाई देखो यहाँ क्या दिया है, सेट ऑफ वन और मोर एट्रीब्यूट विच टेकन कलेक्टिवली अलाउ अस टू आइडेंटिफाई एन एंटिटी इन द एंटिटी सेट. सुपर की क्या होता है कि भाई यूनिक की होगी बट प्लस कुछ एक्स्ट्रा एट्रीब्यूट जुड़ जाएंगे. कैंडिडेट की डेफिनेशन क्या बनती है, मिनिमल सुपर की इज नोन एज द कैंडिडेट की. मिनिमल सुपर की इज नोन एज द कैंडिडेट की. और प्राइमरी की क्या होती है, द की दैट इज चोजन अमंग ऑल द कैंडिडेट की. अच्छा देखिए, मान लीजिए कि सिस्टम में मल्टीपल कैंडिडेट की है. मान लीजिए कि सिस्टम में 3 से 4 कैंडिडेट की है. व्हाट वी हैव डन, हमने एक की को प्राइमरी की बना दिया. व्हाट अबाउट रिमेनिंग 2. अभी जो रिमेनिंग 2 हैं ये आपकी अल्टरनेट की बन जाएंगी. ये आपकी रिमेनिंग 2 क्या बन जाएगी, अल्टरनेट की. ओके, अगला क्वेश्चन देखिए. द फ्यूचर ट्रेंड्स एंड द बिहेवियर फॉर बिजनेस मैनेजर टू मेक
proactive knowledge driven decision can be predicted by metadata, data warehouse, data mining और relational. फ्यूचर ट्रेंड की एनालिसिस करना है, बिहेवियर देखना है, कौन कर रहा है. इट इज द हायर मैनेजमेंट हु इज द बिजनेस मैनेजर, and what they are doing proactive knowledge driven decision. So it has been taken. Metadata is data about data. ठीक है, मेटाडेटा क्या होता है? मेटाडेटा इज डेटा अबाउट डेटा. तो इस तरीके की किसी भी डिसीजन में हेल्प नहीं करेगा. डेटा वेयर हाउस इज अ रिपोजिटरी दैट वी डिजाइन टू परफॉर्म डेटा माइनिंग, and it is the collection of different databases, or you can say integrated database that contain the historical data. तो यहाँ पर इस तरीके की कोई भी रिक्वायरमेंट फुलफिल नहीं हो रही है. नेक्स्ट वी हैव डेटा माइनिंग. यस, द करेक्ट आंसर इज डेटा माइनिंग. डेटा माइनिंग, इट इज यूज्ड टू डिस्कवर हिडन पैटर्न्स, इट इज यूज्ड टू डिस्कवर फ्यूचर ट्रेंड्स, इट इज यूज्ड टू डिस्कवर कस्टमर बिहेवियर, इट इज यूज्ड फॉर द प्रिडिक्शन. तो आंसर होगा सी. एंड रिलेशनल डेटाबेस इज अ ऑपरेशनल डेटाबेस. ठीक है, जो डे टू डे ट्रांजेक्शन के लिए यूज होता है. ठीक है, रिलेशनल डेटा इज ऑपरेशनल डेटाबेस, जो कि डे टू डे ट्रांजेक्शन के लिए यूज होता है. यहाँ पर हम एनालिसिस टास्क परफॉर्म नहीं करते हैं. ठीक है, सो जो एनालिसिस ऑपरेशन है इनको OLAP के नाम से जाना जाता है, जिसको हम परफॉर्म करते हैं ओवर द डेटा वेयर हाउस. एंड OLTP इज अ ऑनलाइन ट्रांजेक्शनल प्रोसेसिंग, जिसको हम परफॉर्म करते हैं ओवर द डे टू डे ट्रांजेक्शन या ऑपरेशनल डेटाबेस पर. ठीक है, अगला क्वेश्चन देखिएगा. विच NoSQL database is known for its ability to handle complex query and data analysis. अगेन 2025 से ही क्वेश्चन है. तो कौन सा SQL डेटाबेस है जिसको हम किसके लिए जानते हैं? For handling the complex query for data analysis. We have DBase, we have HBase, we have Couchbase और MongoDB. So answer is D, है ना. जो आपका MongoDB है, MongoDB ये सपोर्ट करता है एग्रीगेशन पाइपलाइनिंग. यू कैन परफॉर्म इंडेक्सिंग, यू कैन परफॉर्म फ्लेक्सिबल जेसन डॉक्यूमेंट आप परफॉर्म डिजाइन कर सकते हो यहाँ पर. एंड वी हैव एनालिटिक्स क्वेरीज भी हम यहाँ परफॉर्म कर सकते हैं. जो DBase है ये ट्रेडिशनल डेटाबेस मैनेजमेंट सिस्टम के जैसे ही बिहेव करता है, एक तरीके का ट्रेडिशनल डेटाबेस मैनेजमेंट सिस्टम ही है. HBase इज एन NoSQL, बट एक कॉलम बेस्ड कॉलम ओरिएंटेड स्टोरेज है. और जो Couchbase है इट इज की वैल्यू या डॉक्यूमेंट बेस्ड डेटाबेस होता है. यस, ऑब्वियसली इट इज NoSQL, बट जो NoSQL में MongoDB है, इट हैव द एबिलिटी टू प्रोवाइड द टू हैंडल द कॉम्प्लेक्स क्वेरी, टू प्रोवाइड द डेटा एनालिसिस. तो आंसर क्या होगा? ऑप्शन डी. अगला क्वेश्चन देखिए क्या बोला गया है. वी हैव लेट MNOPQ be a relational scheme with the functional dependency. Functional dependency given है. M can be rewritten as N can be rewritten as O, O can be rewritten as P. तो क्लोजर ऑफ Q एंड P कैलकुलेट करना है. तो क्लोजर ऑफ Q एंड P या फिर कैंडिडेट की कैलकुलेट करना है. सबसे इंपॉर्टेंट रोल किसका होता है? सबसे इंपॉर्टेंट रोल होता है FD का. सबसे इंपॉर्टेंट रोल होता है फंक्शनल डिपेंडेंसीज का. Q का क्लोजर कैसे लिखेंगे? Q और ऊपर लगा देंगे प्लस. नाउ ट्रिवियल डिपेंडेंसी क्या बनेगी? Q कैन डिटरमाइन इटसेल्फ. Q अपने आप को डिटरमाइन कर सकता है. Q कैन डिटरमाइन इटसेल्फ. इसके अलावा कुछ और होगा क्या? तो नहीं. M कैन डिटरमाइन N कैन डिटरमाइन O एंड MO कैन डिटरमाइन P. तो Q कैन डिटरमाइन ओनली Q. तो ये दो ऑप्शन तो आप अलग कर दो. अब बात करिए M का क्लोजर. तो M एंड प्लस साइन M क्लोजर. अगेन ट्रिवियल डिपेंडेंसी, M कैन डिटरमाइन M, लिख दीजिए M. फिर M अलोन कैन डिटरमाइन N, सो M कैन डिटरमाइन N. Now N can determine O, N can determine O, and MO can determine P. MO can determine P. So yes, यहाँ पर आपका आंसर क्या मैच हो रहा है? ऑप्शन सी. The closure of Q is Q and closure of M is M and OP. That's it. आंसर क्या बनेगा? ऑप्शन सी. अच्छा, की तो कौन सा एलिमेंट मिसिंग है? Q is missing ना.
देखो एन लेफ्ट हैंड साइड राइट हैंड साइड पर है, कैंसिल कर दो। एन के राइट हैंड साइड पर ओ है, कैंसिल कर दो। पी ऑन द राइट हैंड साइड बचेगा क्या, एम एंड क्यू। तो अब हम एम और क्यू को क्लोजर देखते हैं, क्या ये कैंडिडेट की है। सो एम कैन डिटरमाइन एम एंड क्यू कैन डिटरमाइन क्यू बाय ट्रिवियल डिपेंडेंसी। नाउ क्यू एम कैन डिटरमाइन एन गिवन है, एन कैन डिटरमाइन ओ गिवन है, M O can determine P. Yes, all five attributes are here. All five attributes are here. इसका मतलब है कि यदि हमसे कैंडिडेट की पूछा जाता तो कैंडिडेट की का आंसर था MQ। हमसे क्लोजर ऑफ Q एंड M पूछा गया है तो आंसर होगा QMNOP। ठीक है, चलिए तो आंसर क्या है, ऑप्शन सी। करेक्ट ऑप्शन इज सी। अगला क्वेश्चन है दैट इज बेस्ड ऑन द ट्री। The blank space file organization provide very fast access to any arbitrary record of a file, B tree, sequential, ordered और hashed। तो देखिए हमेशा याद रखिएगा, कभी भी सीक्वेंशियल एक्सेस की बात सॉरी कभी भी डेटा एक्सेस की बात की जाए और वहां पर यदि हैशिंग गिवन है ना, तो हैशिंग ऑलवेज टेक, हैशिंग ही आपका आंसर होगा क्योंकि इसकी कॉम्प्लेक्सिटी क्या होती है, हमेशा ऑर्डर ऑफ 1 होती है। बी ट्री एन रिकॉर्ड्स होंगे, सीक्वेंशियल ऑर्डर ऑफ एन जाएगा, है ना। सो ऑर्डर में भी सीक्वेंशियल एक्सेस होंगे। तो फास्ट एक्सेस की बात की जा रही है, मतलब हैशिंग, हैश इज द करेक्ट आंसर। यहाँ देखिए सीक्वेंशियल ऑर्डर ऑफ एन हो जाएगा, बाइनरी सर्च लॉग एंड कॉम्प्लेक्सिटी बनती है, एंड वी हैव हैश ऑर्डर ऑफ 1 होता है ना। और यदि यहाँ पर बी ट्री बोला गया है तो बी ट्री तो एमवे ट्री है, बी ट्री तो एमवे ट्री है। अगला क्वेश्चन देखिए, अगेन बी प्लस ट्री पर है। क्या पूछा जा रहा है, द हाइट ऑफ बी प्लस ट्री इज इंडिपेंडेंट ऑफ नंबर ऑफ रिकॉर्ड। जो बी प्लस ट्री होता है इसकी हाइट इंडिपेंडेंट होती है नंबर ऑफ रिकॉर्ड से। भाई जैसे जैसे इंसर्ट करते जाओगे स्प्लिट होगा, और स्प्लिट होने के बाद हाइट इंक्रीज होगा, सो इट कैन नॉट बी इंडिपेंडेंट। बी ट्री आर यूज्ड in primary indexes and B plus tree are used for the secondary indexes। इसको अभी आते हैं वापस। रेंज क्वेरीज आर फास्टर ऑन B plus tree, है ना। रेंज क्वेरी मतलब इससे इस पर्टिकुलर डेटा से इस पर्टिकुलर डेटा के बीच का डेटा चाहिए। तो देखिए बी प्लस ट्री में जितने भी लीफ नोड होते हैं वो आपस में कनेक्टेड होते हैं, और यदि हम रेंज क्वेरी रन करेंगे तो इट विल बी फास्टर इन बी प्लस ट्री इन कंपैरिजन टू बी ट्री। क्योंकि बी ट्री में जो इंटरमीडिएट नोड होते हैं, बी ट्री में जो इंटरमीडिएट नोड होते हैं इट ऑल्सो कंटेन द डेटा, यहाँ पर भी डेटा पाया जाता है। और बी प्लस ट्री में पूरा डेटा होता है लीफ नोड पर। ठीक है, सो यहाँ पर आपका आंसर क्या हो जाएगा, ऑप्शन सी। नाउ आप क्या पूछ रहे थे, वी हैव बी प्लस ट्री आर यूज्ड फॉर स्टोरिंग डेटा इन द मैन मेमोरी एंड बी ट्री आर यूज्ड स्टोरिंग डेटा डिस्क। दोनों ही डिस्क सेकेंडरी स्टोरेज के लिए सुटेबल है। बी ट्री आर यूज्ड फॉर प्राइमरी, नहीं, बोथ आर यूज फॉर द सेकेंडरी इंडेक्स। ठीक है, दोनों ही सेकेंडरी इंडेक्स के लिए यूज होते हैं। तो ऑप्शन बी भी करेक्ट इनकरेक्ट है, ऑप्शन डी भी इनकरेक्ट है। अगला क्वेश्चन है ऑपरेटिंग सिस्टम से। देखिए अगला क्वेश्चन है ऑपरेटिंग सिस्टम से, क्या बोला जा रहा है, विच रिडंडेंट अरे ऑफ इंडिपेंडेंट डिस्क टेक्नोलॉजी मेंटेन कॉपी ऑफ एन एंटायर हार्ड डिस्क ऑन द अदर एंटायर डिस्क। मतलब रेप्लिका मेंटेन करते हैं। तो रेड जीरो जो होता है वो तो स्ट्रिपिंग में बिलीव करता है ना। रेड जीरो इज किस पर बिलीव करता है, स्ट्रिपिंग ऑफ डेटा पर। लेकिन रेड वन में होता है मिररिंग, रेड वन में क्या होता है, मिररिंग। रेड फाइव में आ जाती है डिस्ट्रीब्यूटेड पैरिटी, और रेड 10 क्या होता है, स्ट्रिपिंग प्लस मिररिंग। तो यहां आपसे पूछा गया है विच रिडंडेंट अरे इंडिपेंडेंट डिस्क टेक्नोलॉजी मेंटेन कॉपी ऑफ एन एंटायर हार्ड डिस्क ऑन द अदर डिस्क। सो आंसर आपका होगा रेड वन, दैट इज मिररिंग। ठीक है, आंसर क्या बनेगा, रेड वन, दैट इज मिररिंग। नेक्स्ट क्वेश्चन अगेन फ्रॉम ऑपरेटिंग सिस्टम, क्या है भाई, विच टाइप ऑफ मेमोरी
विच टाइप ऑफ मेमोरी, मेमोरी पर बेस्ड क्वेश्चन है, विच टाइप ऑफ मेमोरी allow computer system to execute computer program require more memory than the physical available memory. It is auxiliary, it is associative, it is cache और it is virtual memory, है ना। तो इसमें कहना ये चाहते हैं कि हमारे पास एक ऐसा प्रोग्राम है जिस प्रोग्राम का साइज मैन मेमोरी की कैपेसिटी से ज्यादा है, जिसका साइज मैन मेमोरी की कैपेसिटी से ज्यादा है, फिर भी हम इसका एग्जीक्यूशन कर पाएंगे विद द हेल्प ऑफ वर्चुअल मेमोरी। ठीक है, वर्चुअल मेमोरी बेसिकली पार्ट ऑफ सेकेंडरी मेमोरी होता है। इसमें हम वो पेज रखते हैं जो जब एग्जीक्यूशन के लिए रिक्वायर्ड होंगे तब उसको मूव करते हैं इनटू द मैन मेमोरी अंटिल इट विल डिसाइड इनटू द सेकेंडरी मेमोरी। तो दिस कॉन्सेप्ट इज नोन एज वर्चुअल। क्यों? क्योंकि यूजर को कभी भी पता नहीं चलता कि मैन मेमोरी का साइज छोटा था और सेकेंडरी मेमोरी ने उसकी हेल्प की। सो दिस इज कॉल्ड मैन मेमोरी, सॉरी वर्चुअल मेमोरी। कैशे मेमोरी एग्जीक्यूशन को स्पीड अप करने के लिए, है ना, मैन मेमोरी और सीपीयू के बीच में रिसाइड करती है। एसोसिएटिव कैशे इज अ काइंड ऑफ एसोसिएटिव मेमोरी, टीएलबी इज अ एसोसिएटिव मेमोरी, ऑक्सिलरी सेकेंडरी, है ना। सो अगला क्वेश्चन देखिएगा, यहाँ तो हमको आंसर मिल गया है वर्चुअल मेमोरी। दिस इज द न्यू टाइप ऑफ क्वेश्चन, डायरेक्टली डिस्कस कर लेते हैं। हम लोगों ने मैक्सिमम ये क्वेश्चन या टॉपिक नहीं देखते हैं। तो विच ऑफ द फॉलोइंग टाइप इज एट लोएस्ट लेवल इन द टर्म ऑफ ऑपरेटिंग सिस्टम सिक्योरिटी। ऑपरेटिंग सिस्टम सिक्योरिटी को 4 लेवल्स में डिवाइड किया गया है। टाइप ए सबसे हाईएस्ट है, ठीक है, जहां फॉर्मल वेरिफिकेशन परफॉर्म किया जाता है। टाइप बी ये सपोर्ट करता है मैंडेटरी एक्सेस कंट्रोल एंड एनहांस सिक्योरिटी। हाईएस्ट लेवल क्या हो गया? टाइप ए। टाइप सी, ठीक है, एक तरीके का डायरेक्टरी डिक्शनरी पासवर्ड या ऑथेंटिकेशन के थ्रू ये काम करता है। टाइप डी में मिनिमल सिक्योरिटी होती है। तो हमसे क्वेश्चन में पूछा गया लोएस्ट लेवल, लोएस्ट लेवल सिक्योरिटी किस पर मिलेगी? टाइप डी पर। हाईएस्ट लेवल सिक्योरिटी टाइप ए पर। An operating system contain 3 users and each require 2 unit of resource. The minimum number of unit are such that no deadlock will ever arise. It is deadlock handling. Deadlock handling. तो आपसे क्या, देखिए इसका एक ट्रिक बता देती हूँ, और ये फॉर्मूला किसी भी टाइप के क्वेश्चन पर, मतलब यदि आपसे डेडलॉक पूछा जा रहा है तो उस पर हमेशा एप्लीकेबल होगा। फॉर्मूला याद रखेंगे, डिमांड शुड बी लेस देन, या टोटल डिमांड शुड बी लेस देन नंबर ऑफ प्रोसेस प्लस नंबर ऑफ रिसोर्स। ठीक है, अब देखिए डिमांड कितनी बन रही है, इन्होंने कहा सिस्टम कंटेन 3 प्रोसेस, 3 लिख दू यहां पर, एंड द रिक्वायरिंग 2 यूनिट ऑफ रिसोर्स। तो डिमांड कितनी हो जाएगी? 3 इंटू 2, 3 इंटू 2, एंड आर इज द नंबर ऑफ रिसोर्स हमको फाइंड आउट करना है। तो 3 इंटू 6 शुड बी लेस देन 3 प्लस आर, या ये चीज क्या हो जाएगा? 6 माइनस 3 शुड बी लेस देन आर, या आर शुड बी ग्रेटर देन 3, आर शुड बी ग्रेटर देन 3। तो यदि 4 एलिमेंट भी होंगे, नियरेस्ट लिखिएगा, ठीक है, क्योंकि यहाँ मिनिमम पूछा गया है। मिनिमम 4 रिसोर्सेस भी यदि होंगे तो हम इन रिक्वायरमेंट को फुलफिल कर सकते हैं, है ना। सो इट शुड बी ऑप्शन सी। अगला क्वेश्चन देखिए क्या है। हियर वी हैव कंसीडर अ नॉन नेगेटिव काउंटिंग सेमाफोर। फॉर्मूला नोट कर लीजिएगा, लास्ट क्वेश्चन का जो फॉर्मूला है इसको नोट कर लेंगे। कंसीडर अ नॉन नेगेटिव काउंटिंग सेमाफोर एस द ऑपरेशन पी। मैं हमेशा सिखाती हूँ पी सेमाफोर में हो जाता है नेगेटिव ऑपरेशन, मतलब माइनस परफॉर्म करना है। एंड द डिक्रीमेंट एस एंड वी एस दैट इज इंक्रीमेंटिंग, है ना, ये पॉजिटिव है, इसमें आप एडिशन करोगे। ड्यूरिंग एग्जीक्यूशन 20 पीस मतलब -20 प्लस 12 भी ऑपरेशन आर इशूड इन सम ऑर्डर। The largest initial value of S for which the least one PS operation will remain blocked। ठीक है, तो यहां पर आपको दिया है कि
कंसीडर अ नॉन नेगेटिव काउंटिंग सेमाफोर एस, आप पी और वी ऑपरेशन परफॉर्म करोगे, सो देन व्हाट विल बी द वैल्यू ऑफ पी, है ना, व्हाट विल बी द वैल्यू ऑफ एस फॉर द लार्जेस्ट वैल्यू, इनिशियल वैल्यू ऑफ एस, द लार्जेस्ट इनिशियल वैल्यू ऑफ एस फॉर विच एटलीस्ट वन पीएस ऑपरेशन विल रिमेन ब्लॉक्ड, मतलब एटलीस्ट एक प्रोसेस हमारी यहाँ पर क्या रहेगी, ब्लॉक्ड रहेगी, है ना, एटलीस्ट वन प्रोसेस आपकी क्या रहेगी, ब्लॉक्ड रहेगी। सो व्हाट वी कैन डू, है ना, देखो यहाँ पर सीधे से जो ऑप्शन है आप इनसे ही ट्राई कर लीजिएगा, शॉर्टकट यही है, 4 माइनस 20 प्लस 12 कितना बनेगा, इट विल बी 16 माइनस 20 माइनस 4, ठीक है, नहीं बना अब काम, एक काम करती हूँ डायरेक्टली मैं 7 पुट करके देखूं, तो 7 माइनस 20 प्लस 12 कितना हुआ भाई, इट विल बी 21 माइनस 20, इट इज इक्वल टू 1, तो एटलीस्ट वन प्रोसेस ऐसी है, नेगेटिव आपको मिलेगा, ठीक है, इट विल बी 1, तो एटलीस्ट वन वैल्यू या एटलीस्ट वन प्रोसेस ऐसे है जो कि यहाँ पर वेट करेगी, तो डायरेक्ट आंसर है 7, ठीक है, 7 आप पुट करके देखिए, इनिशियल वैल्यू यदि 7 है, सो वी विल गेट एटलीस्ट 1, है ना। नाउ वेयर डज द स्वैप स्पेस रिसाइड, रैम, डिस्क, रोम, ऑन चिप, कैशे, ठीक है, स्वैप स्पेस कहाँ रिसाइड करता है, स्वैपिंग इज द प्रोसेस जहां मीडियम टर्म शेड्यूलर, ठीक है, स्वैपिंग कौन परफॉर्म करता है, कुछ कुछ कॉन्सेप्ट आपको बता देती हूँ, मीडियम टर्म शेड्यूलर प्रोसेस को स्वैप करता है, सेकेंडरी स्टोरेज में लेता है, ले जाता है, फिर वापस प्राइमरी मेमोरी में लेकर आएगा, दिस इज नोन एज द स्वैपिंग, और जो स्वैप स्पेस है, इट रिसाइड ऑन द डिस्क, इट रिसाइड ऑन द डिस्क, ठीक है। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं, अगला क्वेश्चन है, इट इज फ्रॉम द ऑपरेटिंग सिस्टम रेस कंडीशन, आज की डेट में रेस कंडीशन बहुत पॉपुलर क्वेश्चन हो रहा है, मैक्सिमम एग्जाम में पूछा जा रहा है, सो व्हाई डू रेस कंडीशन ऑकर, ऑप्शन 1, वेरियस मेमोरी लोकेशन रेप्लिकेटेड इन रजिस्टर ड्यूरिंग द एग्जीक्यूशन, content switch at arbitrary times during the execution, thread can see स्टेल मेमोरी वैल्यूज इन द रजिस्टर, ठीक है, तो भाई ऑब्वियसली है ना, सेम वैल्यू आपकी क्या होती है, मल्टीपल जगह रिप्लिकेटेड कर दी जाती है, उसके कारण क्या होता है कि व्हेन वी प्रोसेस एग्जीक्यूट, ठीक है, तो जो फाइनल रिजल्ट है इट डिपेंड्स ऑन द ऑर्डर ऑफ प्रोसेस एग्जीक्यूशन, जिससे जो वैल्यू है वो कंसिस्टेंट नहीं रहती है ना, इसको आप रेस कंडीशन कह रहे हो, तो सीपीयू की वैल्यूज इन रजिस्टर, स्पेसिफिक लोकेशन नहीं डाल रहा है, कॉन्टेक्स्ट स्विच हो रहा है, ऐसा नहीं है कि एक प्रोसेस कंप्लीट कर लेगी तब दूसरी प्रोसेस स्टार्ट करेगी, इट मे बी द पॉसिबिलिटी P1 ने भी 10 रीड कर लिया, P2 ने भी 10 रीड किया, अब P1 यदि पहले एग्जीक्यूट हो रही है मेकिंग वैल्यू 20, बट P2 इसको रीड नहीं कर पाएगा, क्यों, कॉन्टेक्स्ट स्विच के पहले ही इन लोगों ने एक वैल्यू सेट कर ली थी, एंड डिफरेंट थ्रेड में ऑब्जर्व स्टेल वैल्यू, सो दिस इज द रीजन, है ना, ऑल थ्री, ओके, सो चलिए नाउ वी हैव सम क्वेश्चन फ्रॉम सॉफ्टवेयर इंजीनियरिंग एज वेल, यदि आपको लगता है आपने अभी तक सेशन देख लिया है, इट मीन्स इट इज हेल्पफुल फॉर यू, सो डू लाइक दिस वीडियो एंड शेयर विद योर फ्रेंड, है ना, तो शेयर करना है, चैनल पर पहली बार है तो सब्सक्राइब कर लेना है, इस तरीके के वीडियो डेली हम डिस्कशन करते रहते हैं। अगला क्वेश्चन देखिए, द ब्लैंक स्पेस मॉडल टेक्स द फंडामेंटल प्रोसेस एक्टिवेट ऑफ specification, development, validation, evolution, represent them as separate process phase such as requirement, specification, software design, implementation, testing and so on, है ना, तो जैसे ही डिफरेंट फेज का नाम आया, जैसे ही डिफरेंट फेज का नाम आया, है ना, हर एक फेज इंडिपेंडेंट है ऐसा बोल दिया गया, तो ये क्या था, वाटरफॉल मॉडल, ये क्या था, वाटरफॉल मॉडल। अगला क्वेश्चन है, MDDD का फुल फॉर्म, मॉडल बेस्ड ड्रिवन डेवलपमेंट, मॉडल ड्रिवन डेवलपमेंट,
model development design, modular design development. So obviously it is model driven development is the full form of MDD. MDD actually होता क्या है? It is a software development approach. ठीक है, in which models are primarily artifact and used during the software development. तो इंस्टेड ऑफ राइटिंग कोड पहले हम क्या करते हैं, मॉडल से एनालिसिस करेंगे. जैसे यूएमएल डायग्राम आप लोगों ने पढ़े हुए हैं. यूएमएल डायग्राम इट इज यूज टू प्रोवाइड मॉडल ड्रिवन डेवलपमेंट. ठीक है, तो व्हाट वी डू, वी क्रिएट द मॉडल सच एज यूएमएल डायग्राम क्रिएट करना, फिर उनके बेसिस पर हम कोड जनरेट करते हैं और सॉफ्टवेयर डेवलप किया जाता है. सो दिस इज व्हाट मॉडल ड्रिवन डेवलपमेंट, एमडीडी, मॉडल ड्रिवन डेवलपमेंट. अगला क्वेश्चन है ब्लैंक स्पेस टेस्टिंग. ब्लैंक स्पेस टेस्टिंग इन्वॉल्व डिलीवरिंग द सिस्टम टू नंबर ऑफ पोटेंशियल कस्टमर हु एग्री टू यूज दैट सिस्टम. टेस्टिंग है, पोटेंशियल कस्टमर को दे रहे हैं, है ना. सो इट मीन दैट कस्टमर इज गोइंग टू डू द टेस्टिंग. तो कस्टमर जो टेस्टिंग करता है वो दो तरीके की टेस्टिंग होती है. एक कहलाती है अल्फा टेस्टिंग, एक बनती है आपकी बीटा टेस्टिंग. अल्फा टेस्टिंग कंट्रोल्ड एनवायरनमेंट में होती है, डेवलपर के प्रेजेंस में होती है. बट बीटा टेस्टिंग में देखिए व्हाट यू आर डूइंग, यू आर डिलीवरिंग अ सिस्टम टू नंबर ऑफ पोटेंशियल कस्टमर. मतलब कस्टमर अपने एनवायरनमेंट में, अपने लोकेशन पर या अपने प्लेटफॉर्म पर एप्लीकेशन को यूज करने वाला है. एंड दिस इज व्हाट नोन एज बीटा टेस्टिंग. तो यहाँ बीटा है, अल्फा नहीं है. यूनिट टेस्टिंग इंडिविजुअल मॉड्यूल को ड्यूरिंग द डेवलपमेंट जब हम टेस्ट करते हैं, इंडिविजुअल मॉड्यूल को ड्यूरिंग द डेवलपमेंट जब हम टेस्ट करते हैं तो वो यूनिट टेस्टिंग है. वैलिडेशन टेस्टिंग में हम वैलिडेट करते हैं कि जो रिक्वायरमेंट हमने रिक्वायरमेंट एनालिसिस में दी थी, जो हमने एसआरएस में मेंशन की थी, इट इंक्लूड फंक्शनल और नॉन फंक्शनल बोथ रिक्वायरमेंट, वो फुलफिल हो रही है या नहीं, इनका वैलिडेशन आपका बनता है. ठीक है, वैलिडेशन टेस्टिंग. अगला क्वेश्चन देखिए, मैं डायरेक्ट करा देती हूँ क्योंकि यहाँ पर कोई भी ऑप्शन मैच नहीं हो रहा है. सो द डायनेमिक सिस्टम डेवलपमेंट मेथड, इसको मैं कई बार डीएसडीएम के नाम से भी बोलती हूँ. ये डेवलप हुआ था यूके में और इसका डेवलपमेंट ईयर क्या था, 1994. बट नन ऑप्शन इज मैचिंग, है ना. आपको पता होगा ये अजाइल प्रोसेस होता है. डीएसडीएम इज अ अजाइल प्रोसेस मेथड दैट इज बेस्ड ऑन द रेड मॉडल. ठीक है, रैपिड डेवलपमेंट यहां पर भी होता है. सो इट इज डेवलप्ड इन 1994. अगला क्वेश्चन है विच स्टैंडर्ड इज यूज टू प्रिपेयर सॉफ्टवेयर रिक्वायरमेंट एंड स्पेसिफिकेशन डॉक्यूमेंट. IEEE स्टैंडर्ड, है ना. कौन सा स्टैंडर्ड यूज होता है, इट इज IEEE स्टैंडर्ड. सो व्हेन वी टॉक अबाउट द एसआरएस डॉक्यूमेंट या एसआरएस स्पेसिफिकेशन, ये IEEE स्टैंडर्ड फॉलो करते हैं. ठीक है, तो IEEE में बहुत सारे स्टैंडर्ड हैं. रिक्वायरमेंट एनालिसिस के लिए आपके पास है IEEE 830/1998. इसमें वो सारी प्रैक्टिस स्पेसिफाई की गई हैं जिससे आप रिक्वायरमेंट गैदरिंग करेंगे और उनको डॉक्यूमेंट करोगे. ISO IEC IEEE 29148 एंड 2018 है. ठीक है, ये आपका करेंट स्टैंडर्ड है, करेंट इंटरनेशनल स्टैंडर्ड है. देन दैट सुपरसीड्स IEEE 803 और इसमें एसआरएस डॉक्यूमेंट को कैसे लिखा जाएगा ये स्पेसिफाई किया है. तो हमको तो एसआरएस के बारे में ही पूछा जा रहा है. सो इट विल बी IEEE. ISO क्या होता है, तो आप लोगों ने सुना होगा ISO OSI मॉडल, है ना. तो ये बेसिकली एक तरीके का पब्लिश, ISO क्या है, जो सॉफ्टवेयर इंजीनियरिंग के स्टैंडर्ड्स को डिफाइन करता है. बट ये एसआरएस के फॉर्मेट नहीं बताएगा. एसआरएस का फॉर्मेट IEEE 830 में दिया हुआ है. ठीक है, IEEE करेक्ट आंसर है. ACM एक प्रोफेशनल ऑर्गेनाइजेशन है, ये किसी तरीके का एसआरएस डॉक्यूमेंटेशन स्टैंडर्ड स्पेसिफाई नहीं करता. OSI नेटवर्किंग रेफरेंस मॉडल, ISO OSI मॉडल. ओके, कंफ्यूज कर दिया. अगला क्वेश्चन, आर्किटेक्चरल मॉडल दैट मे बी डेवलप्ड
may include a blank space model that show how the system is organized into process at runtime. Static structure, we have static structure, dynamic process, interface model और relationship model. So देखिए इसमें क्या लिख रहे हैं, द मॉडल दैट शो हाउ द सिस्टम इज ऑर्गेनाइज इनटू प्रोसेस एट रन टाइम. और जहां भी वर्ड आ जाता है, जहां पर भी वर्ड आ जाता है रन टाइम, ठीक है, जहां पर भी वर्ड आ जाता है रन टाइम, तो उसका मीनिंग हम क्या निकाल लेते हैं, डायनेमिक. उसका मीनिंग हम क्या निकाल लेते हैं, डायनेमिक. तो आंसर क्या हो गया, डायनेमिक प्रोसेस. आंसर क्या बन गया, डायनेमिक प्रोसेस. Software quality management for the large system can be structured into how many activities? सॉफ्टवेयर क्वालिटी मैनेजमेंट की एक्टिविटी कितनी हो सकती है, तो सॉफ्टवेयर क्वालिटी मैनेजमेंट की 3 एक्टिविटी होती है, क्वालिटी अश्योरेंस, क्वालिटी प्लानिंग, क्वालिटी कंट्रोल. क्वालिटी अश्योरेंस प्रोसेस ओरिएंटेड है, क्वालिटी प्लानिंग प्लान द क्वालिटी स्टैंडर्ड, क्वालिटी कंट्रोल प्रोडक्ट ओरिएंटेड होती है. ठीक है, तो वी हैव थ्री. नाउ देखिए, द फर्स्ट वर्जन ऑफ कोकोमो मॉडल 81 में आया था, was a label model where the labels correspond to the detail of analytics of cost estimated. 1, 2, 3, 4. How many labels were there? ठीक है, how many labels were there? So there are the 3 label. ठीक है, बेसिक लेबल, इंटरमीडिएट लेबल एंड डिटेल्ड लेबल. बेसिक लेबल जो होता था ये साइज बेस्ड रफ एस्टिमेशन देता था. ठीक है, ये साइज बेस्ड रफ एस्टिमेशन देता था. इंटरमीडिएट जो होता था इसमें हम साइज प्लस कॉस्ट ड्राइवर यूज करते हैं. टोटल 15 कॉस्ट ड्राइवर यूज किए जाते हैं, है ना. और जो डिटेल होता है हम हर एक फेज का डिटेल एस्टिमेशन करते हैं. ये जो ओवरऑल होता था, लेकिन हर एक फेज का डिटेल एस्टिमेशन हम करते हैं इनटू द डिटेल्ड मॉडल. सो टोटल 3 लेबल्स हैं. टोटल 3 लेबल्स हैं. अगला क्वेश्चन देखिए, विच टेस्टिंग इज इंटेंडेड टू रिवील डिफेक्ट इन सिस्टम rather than simulate the operational use? डिफेक्ट टेस्टिंग, यूनिट टेस्टिंग इंडिविजुअल मॉड्यूल पर होती है. ठीक है, इनको डिफेक्ट चाहिए मतलब डिफेक्ट टेस्टिंग है. आंसर करो, आगे बढ़ो. ब्लैक बॉक्स टेस्टिंग बिहेवियरल टेस्टिंग होता है, व्हाइट बॉक्स टेस्टिंग फंक्शनल टेस्टिंग है ना. तो यहाँ पर देखिए डिफेक्ट टेस्टिंग करेक्ट है. इसका गोल होता है टू अनकवर द डिफेक्ट. यूनिट टेस्टिंग टेस्ट करता है इंडिविजुअल मॉड्यूल और फंक्शन बट नॉट डिफाइंड बाय द ऑब्जेक्टिव रिवीलिंग द डिफेक्ट. ब्लैक बॉक्स टेस्टिंग बेस्ड होता है फंक्शनैलिटी पर एंड व्हाइट बॉक्स टेस्टिंग ये इंटरनल स्ट्रक्चर या कोड ऑफ सॉफ्टवेयर को स्पेसिफाई करता है. ठीक है, अगला क्वेश्चन देखिए, द ब्लैंक स्पेस प्रोसीजर आर कंसर्न विद एनालाइजिंग द कॉस्ट एंड बेनिफिट ऑफ प्रपोज्ड चेंजेस, approving those changes that were worthwhile and tracking which component of the system have been changed. Change management, change, एक ही वर्ड यूज कर रहे हैं, दैट इज चेंज. तो यस, इट इज चेंज मैनेजमेंट. ठीक है, ये क्या बनेगा, चेंज मैनेजमेंट. So this is today's session. Thank you everyone for watching it till last slide and till now. And now आपको क्या करना है, now you have to like, share, subscribe and दोनों ही चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा. Rashmi @JRF Guru as well as the Net Set Guru, a dedicated channel for the preparation of NET and SET examination. रिसेंट चैनल है, रिसेंट स्टार्ट किया है. सो यू शुड सब्सक्राइब इट एंड बी रेगुलर इन द लाइव क्लासेस जो हम डेली कंडक्ट करते हैं मंडे टू फ्राइडे. ऑल द वेरी बेस्ट. थैंक यू.